कक्षा 7 की इतिहास की हमारे अतीत अध्याय 3 शीर्षक है दिल्ली के सुल्तान। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता है। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे। उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहां इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली एक कुहना, सीरी और जहां पनाह को पहचानिए। 13वीं-14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर। इस मानचित्र में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहरों को दिखाया गया है। तालिका 1। इस तालिका में दिल्ली के शासकों और उनके शासनकाल का वर्णन हम पाते हैं, और ये अलग अलग राजवंश हैं, जैसे राजपूत वंश, चौहान वंश, प्रारंभिक तुर्की शासक इत्यादि। और आइए इस समय तालिका को देखते हैं। तालिका में राजवंशों और उनके शासनकाल की अवधि अलग अलग टेबलों में बताई गई है। तो सबसे पहले राजपूत वंश, तोमर, इनका शासनकाल रहा आरंभिक 12वीं शताब्दी यानी 1165 ईस्वी। अनंगपाल, इसका शासनकाल रहा 1130 से 1145 ईस्वी। चौहान, चौहान का शासनकाल रहा 1165 से 1192 तक। पृथ्वीराज चौहान, इसका शासनकाल 1175 से 1192 तक। अब आइए इस तालिका में देखते हैं प्रारंभिक तुर्की शासकों का शासनकाल। तो सबसे पहले प्रारंभिक तुर्की शासक, इनका कुल शासनकाल रहा 1206 से 1290 तक, और इसके अंदर आने वाले शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 तक था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दूसरा शासक, और इसका शासनकाल 1210 से 1236 तक रहा। रजिया, इसका शासनकाल 1236 से 1240 तक। और अंत में गयासुद्दीन बलबन, इसका शासनकाल था 1266 से 1287 तक। खलजी वंश, खलजी वंश का शासनकाल था 1290 से 1320 तक, और इसके शासक हुए जलालुद्दीन खलजी, जिसका शासनकाल 1290 से 1296 तक रहा। अगला शासक रहा अलाउद्दीन खलजी, जिसका शासनकाल 1296 से 1316 तक रहा। तुगलक वंश, और तुगलक वंश का कुल शासनकाल 1320 से 1414 तक रहा। और इसके अंदर जो शासक थे वो ये हैं: गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 से और 1324 तक शासन करता रहा। दूसरा शासक मुहम्मद तुगलक, और इसका शासनकाल 1324 से 1351 तक रहा। और फिरोज शाह तुगलक, और इसका शासनकाल 1351 से 1388 तक रहा। सैयद वंश, इनका शासनकाल रहा 1414 से 1451 तक, और इसका शासक था खिज्र खान। इसका शासनकाल रहा 1414 से 1421 तक। और अब लोदी वंश, इसका शासनकाल रहा 1451 से 1426 तक, और इसके शासक थे बहलोल लोदी। इसी तालिका में कुछ चित्र दिए गए हैं, और जो पहला चित्र है वो है इल्तुतमिश का मकबरा। दूसरा चित्र है अलाई दरवाज़ा,
और तीसरा चित्र यहाँ पर हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी, लेकिन कैसे? चित्र 1 यहाँ पर दिया हुआ है और इसका वर्णन इस प्रकार से है। पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण। यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं जिसमें पांडुलिपि को तैयार करने के अलग अलग चरण दिखाए गए हैं। सबसे पहला चरण या सबसे पहला चित्र कागज तैयार करना। दूसरा चित्र लेखन कार्य, ये दूसरा चित्र है। तीसरा चित्र महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग, ये चित्र संख्या 3 है। और चित्र संख्या 4 में दिखाया गया है जिल्द तैयार करना। और न्याय चक्र के बारे में वर्णन इस प्रकार से है। 13वीं सदी के इतिहासकार फख्र ए मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी, लेकिन कैसे? हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण है वे इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा में फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। पहली बात, तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। दूसरी बात, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। तीसरी बात, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर क्या हासिल हुआ? रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी, जिसने 1262 से 1289 तक शासन किया, उसके व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, जिसका शासनकाल 9080 से 1003 तक है। उसका नाम दीदी या बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। जन्म सिद्ध अधिकार, इसका अर्थ होता है जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए, लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। दिल्ली सल्तनत का विस्तार,
गैरीसन शहर से साम्राज्य तक। यहाँ एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र को देखकर आप दिल्ली सल्तनत के विस्तार पर विचार कर सकते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसनों यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबद्ध लेकिन उससे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री यानी रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इनका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरीसन शहर और शहर बनाए बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। इसके लिए मानचित्र 3 को देखें और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इनके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन यह सोचने की बात है कि इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था। 3 में हम देख सकते हैं अलाउद्दीन खलजी का दक्षिण भारत अभियान। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, आप इसे चित्र में देख सकते हैं। यह जामा मस्जिद के दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को देहली एक कुहना यानी पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। यह चित्र है बेगमपुरी मस्जिद का। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह यानी विश्व की शरणस्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मस्जिद यह एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा यानी घुटने टेक कर और माथा टेक कर आराधना करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम यानी नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई। इसका वर्णन और भी यहां पर है।
दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाईं। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थीं। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। जमाली कमाली की मस्जिद का चित्र दिया गया है। यह 1520 के दशक के आखिरी दिनों में बनाई गई थी। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। नजदीक से एक नजर। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में वंदगां कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होता है। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगां का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुम्मार नामक कलाल यानी शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालिकों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न प्रकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें।
जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। पहला कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर तथा तीसरा घरों पर। यहां यह याद रखना जरूरी है कि इस महाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहां तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ समय तक ही रह पाता था। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी तक भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गूंथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहां एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना यानी आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। यहां पर परस्पर 2 कॉलम दिए गए हैं। एक कॉलम पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है और दूसरे कॉलम पर मोहम्मद तुगलक के बारे में है। और जो अंतिम सवाल था वो ये था, आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। इसलिए इस बॉक्स पर जहां 2 कॉलम हैं, हम अलग अलग राजाओं के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं बॉक्स में। कॉलम 1 अलाउद्दीन खलजी, और इसमें इसका वर्णन इस प्रकार से है। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 से 1300 ईस्वी में और 1302 से 1303 ईस्वी में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना तैयार की। और अब मोहम्मद तुगलक के बारे में। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। और अब अलाउद्दीन खलजी के बारे में। अलाउद्दीन खलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया।
और अब मोहम्मद तुगलक के बारे में। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर देहली एक कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। और अब अलाउद्दीन खलजी के बारे में। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया। और अब मोहम्मद तुगलक के बारे में आइए देखें कि उसने क्या किया। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। और अब अलाउद्दीन खलजी के बारे में। अलाउद्दीन खलजी के बारे में वर्णन इस प्रकार से है। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन खलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। और अब आइए देखें मोहम्मद तुगलक ने क्या किया। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन या सांकेतिक मुद्रा चलाई। यह सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस प्रकार की सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। अब आइए देखें अलाउद्दीन ने किस प्रकार से कार्य किया। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। और अब आइए सुनते हैं मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदमों के बारे में। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासनिक संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गईं। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूर, जिसका शासनकाल 1540 से 1545 तक रहा,
उसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं को उसने 1530 से 1540 और 1555 से 1556 के बीच में उसने चुनौती दी और उसे परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष यानी 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 तक था, जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इस विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के फलस्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड या धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। सबसे पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया था। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना पसंद करने लगे थे।